आज गणतंत्र दिवस है और न केवल सुबह के समय जो राजपथ पर पूरी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, बल्कि इस समय यानी सूर्यास्त से एन पहले जो बीटिंग रिट्रीट समारोह अट्टारी वाघा बॉर्डर पर होता है वो अपने आप में बहुत खास हो जाता है गौरव। और आज वो तस्वीरें हम दिखाने वाले हैं अपने दर्शकों। हम अपने दर्शकों को इस समय सीधे अट्टारी बॉर्डर लेकर आए हैं और यहां जोश देखिए। ये बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी है बीएसएफ की, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। 1959 से ये सेरेमनी चल रही है और अब काफी फैली है। चलिए ये दृश्य देखिए, ये उत्साह देखिए और नारी शक्ति देखिए। चलते हैं। दरअसल जब से इस बॉर्डर का कुछ इस सूरत में निर्माण हुआ है, आप देखेंगे कि आमतौर पर इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर इस तरह के गेट्स नहीं होते हैं, हालांकि कुछ जगहों पर हैं। मसलन जम्मू सेक्टर में जो ऑक्ट्रॉय पोस्ट पड़ता है वहां पर आपको ऐसी तस्वीरें दिखेंगी, लेकिन इस पैमाने पर वहां पर भी आयोजन नहीं होता है। ये अटारी बॉर्डर पर जो बीटिंग द रिट्रीट आप देख रहे हैं, उस समय बीएसएफ की जो बहादुर बेटियां हैं वो आगे की ओर बढ़ रही हैं। पाकिस्तान की सीमा एक ओर आप देखते हैं और सामने भारत की ओर से बीएसएफ वहां पर तैनात और पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तानी रेंजर्स वहां पर तैनात। बीच में जो आप सांस खींचते हुए देखते हैं, एक सुनाई देता है आपको एक जवान, जो कि आप अभी भी सुन रहे हैं। ये सांसों की स्पर्धा होती है जो दोनों तरफ की टक्कर होती है, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे बीएसएफ के जवान ही वहां पर बेहतर करते हैं, सांसों की स्पर्धा में भी शिकस्त देते हैं। उनका जोश देखिए, उनका जज्बा देखिए, और जो लंबी ये तान के साथ वो एक तरह से चुनौती देते हैं दूसरी तरफ को। कोशिश ये रहती है कि आपकी सांस तब तक ना टूटे जब तक दूसरी तरफ वो बोल रहे हैं। और जैसा श्वेता ने बिल्कुल सही बताया, आप हमारे वीरों की ये चटक चाल देखिए, इनका रौद्र रूप देखिए। पाकिस्तान वाले इनकी बिल्कुल तुलना नहीं कर पाते, मैचअप नहीं कर पाते। और अब ये प्रक्रिया न केवल यहां पर अटारी वाघा बॉर्डर पर, बल्कि राजस्थान में बीकानेर और जैसलमेर में भी पर्यटन को बढ़ाने की दृष्टि से शुरू की जा रही है। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में पूर्व एडीजी बीएसएफ के एसके सूद मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। ये जो तस्वीरें हैं ये हर एक भारतवासी के रोंगटे खड़े कर देती हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आप हमारे दर्शकों के लिए बता पाएं कि क्या हो रहा है क्रमवार। जी, ये जो सेरेमनी है बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी, ये हर दिन सीमा पर अटारी वाघा बॉर्डर पर होती है शाम को। इसका उद्देश्य ये होता है कि दोनों देशों के झंडों को एक साथ नीचे उतारा जाए। और अगर आप लोग हिस्ट्री का ध्यान दें तो ये जो सेरेमनी है ये सिग्निफाई करती है कि जब पुराने ज़माने में जब लड़ाई शाम के समय में ख़त्म कर दी जाती थी तो उस समय में ये झंडे उतार कर बंद अपने अपने खेमों में फ़ौजें चली जाती थी। उसी चीज़ को सिग्निफाई करती हुई ये है। और यहाँ जो आजकल हो रही है, इसमें इस झंडा उतारने के बाद में दोनों देशों के बीच में जो द्वार बना हुआ है उस द्वार को बंद कर दिया जाएगा और ट्रेड और जो व्यक्तियों का आवागमन है उस चीज़ को बंद कर दिया जाएगा। रात के समय में अगले दिन फिर खोला जाएगा। जी अच्छा, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, ये जो इनका रौद्र रूप है, जिस तरह से इनकी ये चटक चाल है, जिस तरह से बाहें बिल्कुल फैलाकर पूरे इलाके पर जैसे मेरा कब्जा है, इस तरह का जो उनका एटीट्यूड है, इसको पूरा विस्तार से समझाइए सूद साहब कि आखिर इसके पीछे थिंकिंग क्या है। देखिए, जैसा दोनों देशों के बीच में संबंधों का सवाल है, हम शुरू से ही थोड़े से हमारे दोनों के बीच में एग्रेसिव रिलेशंस रहे हैं। उसी चीज़ को ये सीमा पर उसी चीज़ को ये एग्रेशन दिखाई देता है और उसी को मैनिफेस्ट करता है। कई दफ़ा कोशिश की गई कि इस एग्रेशन को कम किया जाए, परंतु किसी न किसी तरह से ये दोबारा कभी पाकिस्तान से कभी हमारी तरफ से ये एग्रेसिव पोस्चर्स फिर भी आ जाते हैं।
बेसिक एम इसका ये है कि झंडा उतारा जाए, और परंतु उसको अगर एक अच्छा प्रोजेक्शन करना है तो उसमें थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में एग्रेशन लाना जरूरी है, तभी ये लोगों को लुभाएगी और तभी वहाँ पर व्यक्ति इसको टूरिस्ट उसके लिए वहाँ पर जाकर इसको देखना पसंद करेंगे। तो इसको मेरा कहना यह है कि एग्रेशन से इसकी एक अट्रैक्शन बढ़ती है। ये क्लासिक ड्रिल नहीं मान झंडों से का बहुत महत्व होता है आर्म्ड फोर्सेस में हमारे। इस समय जो मार्च का हिस्सा चल रहा है ये क्या है? ये झंडा उतारने से पहले हमारे जवान आपस में, आज ये स्पेशल सेरेमनी हो रही है, स्पेशल सेरेमनी में हमारे सभी सीमांत जो हैं हमारे 11 फ्रंटियर्स हैं, उन फ्रंटियर्स के फ्लैग्स को लेकर ये यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। तो 11 फ्रंटियर्स के झंडे अलग अलग, ये जो उग्र तेवर है, ये जो रौद्र रूप है, ये एक तरह से शक्ति प्रदर्शन है, एक बहुत बड़ा प्रयास है ये सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जो लोग अमृतसर आते हैं, स्वर्ण मंदिर में दर्शन करते हैं, उसके बाद वो अटारी बॉर्डर भी जाते हैं, और ये बड़ा स्टेडियम यहां बना दिया गया है और इतना पॉपुलर है, ये इतना लोकप्रिय है कि अब इसी तरह से राजस्थान सीमा पर भी सूट साहब इसे शुरू किया जा रहा है। जी, राजस्थान में भी शुरू किया जा रहा है और पंजाब में भी 2 और जगह हैं, हुसैनीवाला में और सादके फाजिलका में, वहां पर भी ये होती है। और इसी तर्ज पर बांग्लादेश के साथ भी कुछ जगहों पर सेरेमनी शुरू की गई है, जैसे कि अखूरा त्रिपुरा में है और वेस्ट बंगाल में फूलबाड़ी बीओपी है। इस तरह से 2-3 जगहों पर, हालांकि वहाँ पर कोविड की वजह से कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, अभी नहीं हो रहा कई जगहों पर, परंतु ये वहाँ पर भी इस तरह को शुरू की जा रही है दोनों देशों के बीच में। हालांकि कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से आपको यहाँ पर भी लोगों की संख्या अभी कम ही नजर आएगी, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, इसमें जिस बॉडी लैंग्वेज का जिक्र हम कर रहे हैं, जिस तरीके से जवान जो हैं वो आगे बढ़ते हैं, न केवल ये इसमें कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं रहती है, वो भाव काफी होते हैं। यहां पर आप मार्चिंग का तरीका भी अलग देखेंगे, जितनी ऊंचे तक पैरों को उठाया जा सके, और इससे ठीक पहले जो पूरा वार्म अप की जो प्रक्रिया होती है बीएसएफ के सैनिकों की, वो भी अलग होती है बिल्कुल। वहां पर ये देखिए, आप जब देखते हैं तो बिल्कुल अपने सर के ऊपर वो पांव पहुंचता है, और दोनों तरफ के सैनिकों के बीच एक स्पर्धा, एक प्रतिस्पर्धा इस बीच को लेकर रहती है कि कौन ज्यादा जोश में इस समय नजर आ सकता है। जी, ये दोनों देश के सैनिक प्रतिस्पर्धा में रहते हैं और एक से एक बढ़कर ड्रिल करते हैं। और जो अभी आपने देखा उसमें ये जो सैनिक है वो अपने कमांडर से परमिशन ले रहा है कि सेरेमनी की शुरुआत की जाए। तो गेट्स खुल गए हैं, अब वहाँ पर बिगलर्स आ जाएंगे और बिगलर्स आने के बाद में झंडा उतारने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। वो जो सफेद रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सरहद है, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। वही रेखा, उसे हम 0 लाइन के तौर पर यहाँ पर मान सकते हैं। वहीं तक भारत के सैनिक पहुंचते हैं और दूसरी तरफ से पाकिस्तान का जो रेंजर है वो भी वहीं तक पहुंच रहा है। दोनों ओर की आप गतिविधियां देख सकते हैं, दोनों में एक समन्वय रहता है, दोनों सिंक्रोनाइज रहते हैं, एक तरीके से आगे बढ़ते हैं। लेकिन भारत की ओर से जो चीयरिंग होती है वो हमेशा, गौरव, वो हमेशा एक कदम आगे ही रहती है। अव्वल तो ये कि देश प्रेम से ओतप्रोत इतनी संख्या में लोग जाते हैं और पाकिस्तान से ऐसा लगता है कि जबरदस्ती लाए गए हैं लोग वहां पर। नहीं, और कई बार इसको जो मजाक में कहते हैं, वो कहते हैं कि भारत की तरफ से जो भारत माता की जय के नारे लगते हैं वो पूरा अफगानिस्तान पार करके, पाकिस्तान पार करके अफगानिस्तान तक सुनाई देते हैं। तो ये तो खैर मजाक हुआ, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान कितना सकरा देश है, लेकिन उसके बीच आप ये रौद्र रूप देखिए, किस तरह से पहले गार्ड कमांडर जो वहां पे सीनियर मोस्ट बीएसएफ के ऑफिसर हैं, उनसे बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी शुरू करने की अनुमति मांगते हैं, फिर वो जाके कम्युनिकेट करते हैं अपने जवानों को, और फिर वो बीटिंग रिट्रीट की सेरेमनी शुरू होती है। 1 मिनट वहां की आवाज भी सुनते हैं और फिर सूद साहब के पास फिर चलेंगे। देखिए आप एक बार
सांस की स्पर्धा में कैसे भारतीय सैनिक ने बाजी मारी है और उसके बाद भारत की तरफ से वो जयकारे शुरू हो जाते हैं। दरअसल जो ये पूरा समारोह है उसे सालों ने देखा है कि किस तरीके से बदलती रही वहां पर तस्वीर। जब महिला रेंजर्स पाकिस्तान पहले बल लेकर आया था, लेकिन 1 साल तक उसने दिखाया भारत एक प्रक्रिया को फॉलो करता है और इसीलिए भारत के बीएसएफ में जब महिलाएं शामिल हुई तो वो साल दर साल यहां पर आती रही। पाकिस्तान ने संकेतों में यकीन किया था, भारत ने एक प्रक्रिया में यकीन किया था और इसीलिए हमारी ओर से आज भी वो महिलाएं वहां पर मौजूद रहती हैं। पाकिस्तान कई तरह के टोकनिज्म करने में विश्वास रखता है। वो एक 6 रेंजर को भी लेकर आया था सामने, लेकिन उसके बाद भी बहुत समय तक उसे मेंटेन नहीं कर पाया। भारत की ओर से जो गुडविल के संकेत हैं वो बहुत दिए जाते हैं, पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंपने का काम ज्यादा करता है। लेकिन इसके बावजूद ये जो बॉर्डर है ये अपने आप में एक अद्भुत बॉर्डर है। समूची दुनिया में किसी 2 देश की सीमा इस तरीके से नहीं लगती है। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनीज भले हो, लेकिन इस तरह का कोई आयोजन कहीं पर नहीं होता है। सूद साहब जी, आप सही कह रही हैं कि ऐसा आयोजन दुनिया में किसी और भी देशों में नहीं होता हुआ दिखाई दिया है। ये यहीं पर है जहां पर इस तरह की जॉइंट रिट्रीट सेरेमनी की जाती है। और अब अगर आप कहें तो हमारी ही देश की रिट्रीट सेरेमनी बांग्लादेश के साथ में शुरू की जा रही है। अगर हम इसकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखें तो ये सबसे पहले 1959 में शुरू हुई थी। उस समय तो बीएसएफ नहीं थी, उस समय पंजाब पुलिस थी और उनकी तरफ भी उनकी पुलिस थी। तो उसके बाद धीरे धीरे जब बीएसएफ आई 1965 में, जब बीएसएफ रेज हुई, तब ये सेरेमनी होनी शुरू हुई प्रॉपर तरीके से और धीरे धीरे अब इसको इतने बड़े स्तर पर किया जाता है। और 26 जनवरी और 15 अगस्त जो हमारे दोनों नेशनल डेज हैं, इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, उन पर तो ये खास तौर पर काफ़ी भव्य तरीके से कराई जाती है। ये संकेत हो क्या रहा है इस समय? ये जो बिल्कुल अपने हाथ बिल्कुल फैलाकर पूरा 6 फुट कद पे खड़े होकर दोनों देश क्या संकेत दे रहे हैं दूसरे को? ये यहाँ पर ये संकेत दिया जा रहा है कि हम दोनों अब तैयार हैं। अब अपने अपने बिगलर्स और फ्लैग को जो उतारने वाले हैं उन सैनिकों को अब आप आगे लाएं और हम कार्रवाई शुरू करें। और ये जवान आप देख रहे हैं, ये जवान हमारे लोगों को जोश फैलाने के लिए उनमें ये डिप्यूट किए जाते हैं, खास तौर पर हमारी तरफ से। उनकी तरफ से एक सिविलियन एक है वो करता होता है, बट हमारी तरफ से एक हमारा जवान सभी दर्शकों को और हमारे जवानों में जोश पैदा करने के लिए इस प्रकार के नारे और गाने गाते रहते हैं। और अभी तो वैसे कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए भीड़ काफी कम है दोनों ही तरफ सीमा के दर्शकों की जो यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए। श्वेता, कई बार ये विवाद भी हुआ कि क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए और इससे आखिर हासिल क्या होता है। इसमें द्वेष और बढ़ता है दोनों देशों के बीच। लेकिन पर्यटन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो इतना लोकप्रिय है ये कि न केवल बाहर से आने वाले पर्यटक बल्कि जो अमृतसर और आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में वीकेंड्स पर भी पहुंचते हैं इसको देखने के लिए। और कई बार देखा गया कि एक स्ट्रेस रिलीज मैकेनिज्म के रूप में भी इसने काफी काम किया है। श्वेता, जो लोग हैं उनकी कड़ियां जुड़नी चाहिए हमारे सैनिकों से। और कौन सा मौका होता है कि आप अपने देश के रक्षकों को आमने सामने देख सकें, इस तरह का कोई आयोजन देख सकें, इस तरह की एक ऐतिहासिक सीमा देख सकें। और इसीलिए बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है कि हमारी जो पीढ़ियां हैं वो यहां पर पहुंच पाए, अपने सम्मान देने के लिए यहां पर पहुंच पाए। उनके और सैनिकों के बीच का जो रिश्ता है वो और प्रगाढ़ होता है इसके साथ। वो देख पाए कि किस तरह की परिस्थितियों में तैनात रहते हैं। हालांकि हम मानेंगे कि ये एक बिल्कुल पक्के निर्माण वाली सीमा है और इस तरह की परिस्थितियां आमतौर पर सीमाओं पर नहीं होती हैं, लेकिन कुछ ही देरी में आपको हमारे सैनिकों की तमाम क्षमताओं से रूबरू करती हुई ये एक सीमा है। आप पाकिस्तान के रेंजर्स को सामने देख सकते हैं, शलवार कमीज जैसी उनका यूनिफॉर्म होता है। भारतीय जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों को देखिए, उनकी ये जो कलगी है जो पगड़ी के साथ ऊपर चमकती है वो भी उनके कद को थोड़ा सा और बढ़ाती है। और यहाँ पर हर एक बात एक एक इंच से जीत हासिल की जाती है। सांसों की एक एक
पल से जीत हासिल की जाती है और लोगों के लिए यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है जो अपने देश के सैनिकों के लिए, देश के सुरक्षा बलों के सम्मान में यहां पर पहुंचते हैं। और सब लोगों के लिए एक ऐसा पल होता है, एक ऐसा अविस्मरणीय पल होता है जिसे वो अपने साथ लेकर लौटते हैं। पर्यटन में अगर भारतीयता डाला जाए तो क्यों नहीं, यहाँ पर बहुत ऊंचे तिरंगे को भी लगाया गया है। हालांकि उसमें हवाओं से भी कई दिक्कतें वहां पर आई थी जिसकी वजह से उसकी हाइट को बार बार कुछ बदलना पड़ा, लेकिन आज की तारीख में भी जिस तरह का निर्माण भारत की सीमा के भीतर है, जिस तरह का वो बड़ा सा स्टेडियम है, पाकिस्तान हालांकि पीछे पीछे चलकर उसका अनुकरण करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता है। इसमें योगदान आप सबका भी रहता है, इसमें योगदान हर एक हिंदुस्तानी का रहता है जो इस आयोजन का हिस्सा बनता है, ये सोचकर कि ये भारतीयता का जश्न है, ये भारतीयता का उत्सव है। देखिए, जो उत्साह दर्शक दीर्घा में नजर आता है उससे बीएसएफ के जवानों का उत्साह और अधिक बढ़ जाता है। कई बार हमने बीएसएफ के इन जवानों से बात भी की है और वो ये कहते हैं कि जब भारत माता की जय के नारे वहां पर लगते हैं तो अपने आप कदम और तेजी से वहां सूद साहब उनके कदम उठते हैं। जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका। पीके मिश्रा जी जो कि डीजी बीएसएफ है पूर्व। सर, ये साल दर साल कितने बार भी देख लें वैसे ही रोंगटे खड़े होते हैं, दिल से वैसे ही भारत माता के जयकारे गूंजते हैं। श्वेता, ये तो आप कभी भी, आप साल छोड़िए, महीना छोड़िए, आपका अगर हर एक दिन जाएंगे आपको यह नया नजर आएगा। ये तो मैंने इसका नाम दिया है अभिनंदन गेट। अच्छा। ये हमारे अभिनंदन गेट है और अभिनंदन करते हैं और हम अभिनंदन को अभिनंदन किए थे इसी गेट में। अब इसलिए इसका गौरव कुछ और है और इसमें आप देखेंगे हमारा ये जो महिला के वीरा हैं ये किसी से कम नहीं है। आज उनके परेड में, दिल्ली के परेड में आप देखे होंगे, जय भवानी, आप कितनी अच्छे से उन्होंने मोटरसाइकिल डिस्प्ले किए थे। उनसे ये भी महिला कोई कम नहीं है जो कि पाकिस्तान रेंजर के सामने खड़े होकर के ड्रिल करते हैं और उनका सीना तान के खड़े रहते हैं। ये हमारे वीरा हैं और ये किसी से कम। ये बताइए मिश्रा जी कि किस तरीके से इस समारोह में परिवर्तन होते हैं, कैसे नई नई चीजें इसमें जुड़ती हैं? क्या ये एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है कि हम सोचते रहे क्या नया, क्या अलग, क्या बेहतर? बिल्कुल। अब आप देखिए, मैंने इसको तो अभी 20 साल से देखते रहता हूं और इसमें पहले का जो एकोमोडेशन वहां पर था बैठने का, अब वहां तकरीबन 5,000 या 7,000 लोग, बहुत ज्यादा से ज्यादा उतने ही बैठते थे। आजकल जो है, जो वहां पर कंस्ट्रक्शन हुआ है, कम से कम वहां पर जो है 50,000 लोगों का बैठने का अरेंजमेंट किया गया है और उसके साथ वो है डायरेक्ट टेलीकास्ट सब जगह होता रहता है और वहां पर जो है भारत का हर एक जगह, सारे स्टेट का जो कला है वो वहां दर्शाया जाता है। और उसमें शामिल हुआ बीएसएफ का जो महिला दस्ते जो है, वो जो परेड है वो उनको देखने लायक है। और अपोजिट साइड आप देखेंगे पाकिस्तान रेंजर में वो नाम के लिए एक महिला खड़ा करके रखे हैं क्योंकि उनको शर्म के मारे डूब गया है। और आजकल जितने हमारे भारत के लोग जो जाते हैं जम्मू वैष्णो माता दर्शन करने के लिए, उससे ज्यादा बड़ा दर्शनीय स्थान तो वाघा है। आपने सही कहा और ये भारत माँ का दर्शन है। बिल्कुल, भारत माँ का दर्शन है यहाँ पर हो रहा है। और ये जज्बा देखिए, ये जोश देखिए, भारत माता की जय के जो नारे यहाँ पर लग रहे हैं। सूद साहब, इस पूरी प्रक्रिया को देखिए कि कितने लोग यहाँ बैठ सकते हैं, कितना बड़ा स्टेडियम यहाँ बन गया है। आसपास के गांवों और शहरों के लिए पर्यटन की दृष्टि से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। जी, आप जैसा मिस्टर मिश्रा ने बताया, तकरीबन 50,000 की यहाँ पर अब एकोमोडेशन है बैठने की। और इसके अलावा यहाँ पर एक म्यूजियम है बहुत बड़ा जिसमें बीएसएफ के हिस्टोरिकल चीज़ें उसके अंदर में पिछले 70 तकरीबन 55-56 सालों में, 57 सालों में जो भी बने हैं वहाँ पर बनी हुई हैं। और इसके ऊपर बीएसएफ के बारे में कई चीज़ें वहाँ पर
बताई जाती है, देश के बारे में कई चीजें वहाँ पर उस म्यूजियम में हैं। और आपने ये बहुत सही बात कही कि आवाज में वहाँ पर लगातार जी कमेंट्री चलती है। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, पर्यटक के हिसाब से भी ये बहुत अच्छी चीज है। और इतनी यहाँ पर लोग आने की वजह से इस इलाके की इकोनॉमी में भी बहुत फर्क पड़ता है। लोगों को यहाँ पर रोजमर्रा के लिए जो सामान बेचना है, लोगों के खाने पीने के लिए है, और छोटे छोटे सवनर वगैरह बेचते हैं, उस सबसे लोगों की इकोनॉमी में भी इस इलाके में बहुत फर्क पड़ा है। मुझे इस बात का भी, और ये मैं जिक्र जरूर इसका करना चाहूंगी कि जो लोग होते हैं, आम लोग होते हैं, बहुत मन में सम्मान भरा होता है अपने सैनिकों के लिए। इससे बेहतर और क्या मुलाकात हो सकती है? देखिए, अनुशासित होते हैं सिपाही, वर्दी में है, वो आपसे बातचीत नहीं कर सकते, लेकिन इससे बेहतर कोई उदाहरण नहीं है। ये तो आप कहीं भी आप जाए, गोवा में जाइए या कहीं पर किसी पॉइंट पर जाइए साउथ में, आप पूछिए कि आप वाघा गए हैं क्या? वाघा नहीं है, अटारी। क्या आप वो जगह ना, कुछ तो बोलते हाँ हम गए हैं, कुछ बोलते सर हम जाना चाहते हैं। क्यों जाना चाहते हैं? ना कि हम खुद जाना चाहते हैं, हम अपने हमारा पूरा फैमिली जो है उनको दिखाना चाहते हैं कि ये एक जगह है जहां पर अगर आप जाएंगे आपका सीना बिल्कुल चौड़ा हो जाता है। 56 इंच नहीं, वो 70 इंच का हो जाते हैं। और वहां पे एक गाना मैं आपको बता, BSF सॉन्ग जो है, जो मैंने खुद बनाया था, उसको AR रहमान ने म्यूजिक दिए हैं। सर ऊंचा सीना ताने हम ही डटे सीमा पर, गांव शहर छोड़ आया हम ही डटे सीना पर। ये मेरा BSF का गाना है जो AR रहमान ने म्यूजिक दिए हैं। और इसको अगर आप देखें तो एक मूवमेंट कोऑर्डिनेटेड होता है। मतलब अगर एक बालिश रस्सी भारत की तरफ से खिंचती है हमारे ध्वज की, तो वही एक बालिश पाकिस्तान की तरफ से भी खिंचती है, उसको कोऑर्डिनेट किया जाता है ताकि दोनों झंडे बिल्कुल एक साथ सूद साहब उतर कर आए। आपने कोऑर्डिनेशन की बात कही। एक जर्नलिस्ट है, अमेरिकन जर्नलिस्ट माइकल पॉलिन, उन्होंने इसकी सेरेमनी को देखा और उन्होंने कहा है कि एन एक्सट्रीमली केयरफुली कोरियोग्राफ्ड कॉन्टेस्ट जिसको कहते हैं, तो एक तरह से हम यहाँ पर उसको कॉन्टेस्ट भी शो कर रहे हैं और उस कॉन्टेस्ट को हम लोग केयरफुली कोऑर्डिनेट करके उस कॉन्टेस्ट को शो कर रहे हैं। और आप अभी देखें, अब ये झंडा उतार रहे हैं, बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड तरीके से नीचे आएगा झंडा। और हम दर्शकों को भी बता दें कि दरअसल बहुत सालों से प्रचलित हो गया वाघा के नाम से, लेकिन वाघा जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में पड़ने वाला गांव है, अट्टारी भारत के हिस्से में पड़ने वाला गांव है। इसीलिए सही तरीका इस बॉर्डर का नाम लेने का है अट्टारी वाघा बॉर्डर। बिल्कुल, आप मैं बिल्कुल सही आपने बताया, ये अटारी। चले अटारी दर्शन करे ये भारत के वीरों को। अब ये बैठे हुए हैं हमारे अभिनंदन को अभिनंदन करने के लिए, और वहां हुआ ही था अभिनंदन। हमें पता है उस दिन रात को जब वो आए, रात को 9 बजे, क्या अभिनंदन हुआ था। ये गेट जो है ये बहुत ऊंचा गेट है, ध्वज उतारा जा रहा है। अभी देखिए, जो एक साथ में ध्वज दोनों का, पाकिस्तान और इंडिया का एक साथ में उतारा जा रहा है, और उनका सिंक्रोनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन आप देखेंगे। तो फिर यहाँ पर हम वही देख रहे हैं कि जो वर्दी में है और जो टोपी लगाए हुए हैं, उन्हें सल्यूट करना है इस समय। बिल्कुल, ये प्रक्रिया सर समझाएंगे। हाँ, ये जो है बीटिंग द रिट्रीट जब हुआ था, जब यह प्रेसिडेंट हाउस में भी होता है, जब बीटिंग द रिट्रीट होता है, जो यूनिफॉर्म पहन के हैं, कैप पहन करके हैं, वो बिल्कुल सैल्यूट करते रहते हैं। और ये देश के लिए सैल्यूट करते हैं, देश के वीरों के लिए, देश के शहीदों के लिए सैल्यूट करते रहते हैं। हम वहां की तस्वीरें और वहां की आवाज सुनते हैं।
ध्वज जमीन पे ना लग जाए, तो जैसे ही ध्वज जमीन के पास पहुंचता है तो लपक के उसको पकड़ के फोल्ड कर लिया जाता है। और उसको ये भी एक परंपरा है। बिल्कुल, ये वो जमीन सवाल ही नहीं उठता है ध्वज हमारा जमीन में गिर जाए। अब उसको फोल्ड करके उसको देखिए किस तरीके से उसको लिया जाता है और नेक्स्ट डे के लिए फिर उसको रखा जाता है और कमांडर जो है उनको समर्पित किया जाता है। प्राणों से प्यारा तिरंगा, इसके लिए सब कुछ न्यौछावर हो जाता है। अब यहाँ पर कितने शान से उसे लेकर जा रहे हैं, एक समारोह ही सही, लेकिन हर एक सैनिक के मन में इस समय वो गर्व होता है कूट कूट कर भरा हुआ। बिल्कुल, ये गर्व, ये जो है, ये निशानी जो है कभी नहीं जाएगा। इस पल के लिए वो इंतजार करते हैं। और आज जो दिन है रिपब्लिक डे है और वो फिर अभी ये जो 23 जनवरी से जब तक चलता रहता है, आज का दिन कुछ अजीब सा है, अलग सा है, सब दिन जैसा नहीं है ये। अच्छा, अब इस झंडे को सुरक्षित रख दिया जाएगा सूद साहब, और भारत के झंडे के बिल्कुल पीछे बीएसएफ के हर सेक्टर का झंडा लेकर वो वीर अलग चल रहे हैं। क्या बिहाइंड द सीन्स, जब मीडिया वहां नहीं है, जब दर्शक वहां नहीं है, तो क्या भारत और पाकिस्तान, हमारे बीएसएफ और उनके रेंजर्स क्या अपने मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं? नहीं, ये मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट हमेशा हर रोज नहीं होता है, पर कभी कभी बीच में इसको कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत पड़ती है। हमेशा रोज को तो नहीं होता। अगर कोऑर्डिनेट नहीं होगा तो एक सिंक्रोनाइज तरीके से फ्लैग नीचे नहीं उतर सकेगा, तो उसके लिए जरूरी है कोऑर्डिनेट का। स्पेशली जब ट्रुप्स का चेंज ओवर होता है, उस समय में कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। कभी उनके ट्रुप्स चेंज हुए या कभी हमारे चेंज हुए, तो उस समय कोऑर्डिनेट करने की जरूरत होती है। अदरवाइज वो टाइम्ड इवेंट्स होती हैं, उस टाइमिंग के अनुसार इनको करते रहते हैं। और इस समारोह के संपन्न होने के साथ ही ये जो गेट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, उसे अब बंद किया जाएगा और उसकी प्रक्रिया अब शुरू होगा जी। दोनों साइड का गेट बंद होने का प्रक्रिया शुरू होगा। और मैं आपके माध्यम से आपके चैनल को और सबों को भी ये एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब से ये ब्रॉडकास्ट होना टेलीकास्ट होना शुरू हुआ है, तो मेरे ख्याल में पूरे देश में 26 जनवरी का क्या महत्व है और ये सेरेमनी क्यों होती है, बीटिंग रिट्रीट क्यों होती है, उसके बारे में भी जानकारी पैदा होती है। अदरवाइज हम सड़कों पर आजकल कई नई पीढ़ियों से लोगों से पूछते हैं तो उन लोगों को महत्व पता नहीं होता, पर इसका ये बड़ा अच्छा आप लोगों ने किया हुआ है, उसको मेरे ख्याल में हमेशा रखना चाहिए। हालांकि अंधेरा होने के साथ पाकिस्तान की टेंशन भी शुरू हो जाती है। वो तो सोचते हैं कि यहाँ पर सामने देखिए बीटिंग रिट्रीट समारोह हो गया, लेकिन इनके पास इतने बेहतर उपकरण है, इतने बेहतर वीर हैं कि वो आकर बालाकोट बॉम्बिंग जैसी चीज कर देते हैं और हमें पता नहीं चलता, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी चीज हो जाती है, पता नहीं चलता कितने दिनों तक वो अपने एयरस्पेस को बंद करके रखते हैं। लेकिन अब देखिए प्रक्रिया है, आज की तारीख की हकीकत ये है। अभी गेट बंद हो रहा है और हमारा ये गेट बंद हो गया, पाकिस्तान साइड से भी गेट बंद हो गया। अब देखिए हमारे जवान का जो परेड है, जो ड्रिल है, अपना कदम जो वो उठाते हैं और दबा कर डालते हैं, इसका बहुत अच्छा ट्रेनिंग उनको दिया जाता है। और ये जो टीम है उसमें 3 टीम रखे गए हैं, 3 टीम रखा गया है ताकि एक ट्रेनिंग में रहेगा, एक कार्य करेगा और दूसरा दूसरे दिन टेकअप करेगा। ये 3 रहता है क्योंकि उनका जो पैर के ऊपर, नी के ऊपर काफी प्रेशर आता है, इसलिए वो 3 टीम रखा गया है। और जब चेंज ओवर होता है उस बटालियन के लिए स्पेशल हाइट लगा हुआ और मूछे लगा हुआ लड़के जो है उनको पोस्टिंग किया जाता है और स्पेशल कमांडो ट्रेंड लड़कों को वहां पर मूछों के रखरखाव के लिए भी तो अलग से अलाउंस होता है। बिल्कुल उसके लिए बहुत जरूरी है। और देखिए कितनी अच्छी परंपरा है, जब बीटिंग रिट्रीट की खत्म हुई सेरेमनी, तो जो गार्ड कमांडर है वो जाके एक एक जवान से हाथ मिला रहे हैं और उनसे कह रहे हैं वेल डन, गुड शो, गुड जॉब डन। कमांडर जो है वो जवानों को लीड करता है, यही तो है भारत का जो है वीर जो है। आप डिफेंस आर्मी का देखिए, बीएसएफ का कहीं भी देखिए, जो कमांडर है वो आगे रहता है। कि आप देख लीजिए कारगिल वार में जितने शहीद हुए उनमें से परसेंटेज ऑफ कमांडर्स जो हैं ज्यादा हैं, क्योंकि ये कमांडर्स जो हैं आगे रहते हैं, पीछे नहीं रहते, जो कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के कमांडर को आप देखेंगे वो पीछे रहेंगे। इंडियन कमांडर्स जो है वो बीएसएफ हो या
एसएसबी हो या डिफेंस आर्मी के हो, आगे रहेंगे। यही फर्क है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। समय के साथ चीजें बहुत बदल रही हैं और एक बदलाव ये भी है कि लोगों को अभी तक यूनिफॉर्म के जरिए ये नहीं समझ में आता था कि कौन किस फोर्स का है, लेकिन धीरे धीरे लोग भी समझ रहे हैं। और देखिए, सामने सामने आकर जब इस तरह के प्रदर्शन का हिस्सा बनते हैं लोग, बच्चे इसका हिस्सा बनते हैं, तब वो ज्यादा समझते हैं और वो उन जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। और सब बीएसएफ जिस तरह की सीमाओं में तैनाती होती है, वो सारे अपने आप में बहुत अलग से बॉर्डर्स हैं। मुझे हाल में और पर्सनल विजिट के तौर पर ही मुझे मौका लगा सरक्रीक बॉर्डर देखने का। वहां पर दलदली जमीन पर किस तरीके से भारत आगे आकर निर्माण कर रहा है और पाकिस्तान 45 किलोमीटर दूर तक निर्माण ही नहीं कर पाया है। ये भी तो भारत की ताकत दिखाता है। तो आप सर्किट में 0 पॉइंट तक गई होगी, जो रोड बनाया गया है। हम जब वहां पर थे, ये रोड नहीं था, हम जलदल जमीन में अब नाव में जाते थे। लेकिन आजकल जो है इतना, अमिताभ बच्चन ने उस रोड में गए थे, याद है जी। अब अभी देखिए बीएसएफ में आप जम्मू बॉर्डर देख लीजिए, पंजाब बॉर्डर देख लीजिए, अमृतसर। लास्ट वीक 2 ड्रोन उन्होंने भेजे, पाकिस्तान ने स्टेल्थ ड्रोन भेजे थे, ड्रग्स के साथ और वेपन के साथ, दोनों को मार के गिराया गया है। और बीएसएफ जो है कहीं पर भी आजकल जितने पाकिस्तान से ड्रोन आ रहा है, चाइनीज ड्रोन, सबको मार के गिराने में सफल हुआ है। और जितने टनल उन्होंने गाड़े हैं, सब टनल को उन्होंने निष्क्रिय। बीएसएफ की चौकसी की आवश्यकता होती है ताकि ड्रग्स की स्मगलिंग न हो, ताकि हथियारों को ड्रॉप करने की कोशिश ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान न कर सके। और ये समूची जो सीमा है, इतनी लंबी सीमा है, आप देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये सारे बॉर्डर्स ऊपर जम्मू और कश्मीर के छोर तक लगते हैं। यहां तक कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी बीएसएफ की तैनाती कई जगहों पर रहती है। तो ये एक ऐसी फोर्स है जो आपकी फ्रंट लाइन ऑफ डिफेंस है। इसको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते भी हैं। हमारे पार्लेंस में बीएसएफ को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते भी हैं। आपने कहा बहुत लंबी है, ऑलमोस्ट 3300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है वेस्ट में, और 4000 किलोमीटर लंबा बॉर्डर ईस्ट में है जो बीएसएफ मैन करती है। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारी कई बटालियन हैं जो आर्मी ऑप्स कंट्रोल में, जैसी ड्यूटीज आर्मी करती है वैसी ही ड्यूटीज हमारी फोर्सेस भी करती हैं वहाँ पर। चाहे हमने ऊंटों की सवारी देखी हो राजपथ पर 26 जनवरी की सुबह, या फिर अभी ये देख रहे हो, ये इतनी विस्तृत भूमिकाएं। आज सुबह आप देखेंगे कैमल कंटिजेंट, कैमल का जो है कैमल कंटिजेंट जो बीएसएफ कहता है, वो एक ही है, वर्ल्ड में एक ही है जी। तो और कहीं नहीं मिलेंगे ये। कहते हैं कि कई तरह के यूनिफॉर्म्स उन ऊंटों के भी होते हैं। ऊंटों के अलग होते हैं, जो अश्वदस्ता होते हैं उनका अलग होते हैं। और ये ऊंट के दस्ते जो हैं, जो बैंड एक ही बैंड है, कैमल बैंड जो है वर्ल्ड में एक ही है। और चारों सब जगह उनको इन्विटेशन आता है। और जैसलमेर में जब फंक्शन होता है तो ये ऊंट के बैंड जो है वहां पर बहुत अच्छे काम करते हैं। और इनको वहां पर भी बॉर्डर में लिया जाता है पाकिस्तान को दिखाने के लिए। अच्छा, लेते हैं। जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये तो सेरेमोनियल है, लेकिन बीएसएफ के लिए जो चुनौतियां हैं वो निरंतर बदलती जा रही हैं और निरंतर बहुत हाई टेक्नोलॉजी बॉर्डर डिफेंस बिल्कुल अब होता जा रहा है। और ये देखिए, जब 1965 से पहले सीमाओं पर स्टेट आर्म पुलिस गार्ड करते थे तो कोई खास तैनाती नहीं होती थी। 1965 की कच्छ की लड़ाई के बाद जब ये पाया गया कि सीमाओं की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है तो बीएसएफ रेज हुई, और उसके बाद से आज तक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हो रहे हैं। लेटेस्ट चैलेंजेस, लेजर के आपके बॉर्डर्स आ रहे हैं, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी आपको लानी पड़ रही है, एंटी स्मगलिंग, एंटी ड्रग्स, टनल डिटेक्शन, टनल डिटेक्शन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेंसेस। ये भी उज रिवर पठानकोट अटैक जब हुआ था, उज रिवर के थ्रू से उन्होंने आए थे। अब उज रिवर के ऊपर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेंस है। अब जितने पानी का स्तर बढ़ता रहता है या घटता रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फेंस उतना ऊपर जाता है उतना नीचे आता है। अब रह गया पानी के नीचे से, चेनाब रिवर में वो पानी के नीचे से आते हैं अगेंस्ट द करंट। ये 2 चीज बताऊंगा, पानी के नीचे से अगेंस्ट द करंट मिलिटेंट्स को भेजा जाता है। अब वहां पर भी फेंसिंग बनाने के लिए, मैग्नेटिक फेंसिंग बनाने के लिए कोशिश हो रहा है ताकि अंदर में जो आते हैं
उसको कैसे ब्लॉक किया जाए, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। पाकिस्तान जो है अपनी पूरा दिमाग अब इसी में लगाता है कि कैसे आतंकियों को या हथियारों को या ड्रग्स को भारत में भेजा जा सके, लेकिन बीएसएफ की तैनाती वहां पर रहती है, उसका कोई मंसूबा कामयाब नहीं होता है। जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं सर, अब उसी तरीके से टनल्स के जरिए एक पूरा नेटवर्क आपको लगातार मिलता रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच एक नो मैन्स लैंड होता है, उसमें अगर पाकिस्तान वहां से टनल खोदने की शुरुआत करती है तो ये सीधा विश्वास की बात हो जाती है। और हमने वाकई सर जब कवर किया उसे तो देखा कि कितनी एक संकरा सा टनल है और किस तरीके से उस साजिशों के उस टनल को बनाते हैं, लेकिन बीएसएफ डिटेक्ट कर निकालती है। एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जो नो मैन्स लैंड वाला जो आपने बात कही, ऐसा कुछ जमीन पर नहीं होता, वो जीरो लाइन है, परंतु जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, बॉर्डर गाइडलाइंस हैं, उसके हिसाब से हम 150 गज के अंदर, गज नॉट मीटर्स के अंदर हम कोई भी डिफेंस रिलेटेड कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। सर डिफेंस रिलेटेड कहाँ है, वो तो इसलिए डिफेंस रिलेटेड कर रहे हैं कि बीच से टनल बना रहे हैं, नीचे से बना रहे, इसलिए फेंस को हमें 150 गज पे लगाना पड़ रहा है। तो वो जो 150 गज का है वो आमतौर पे जनता उसको नो मैन्स लैंड समझ ले, पर वो ऐसा नहीं है। हम जीरो लाइन तक हैं, वो जीरो लाइन तक कल्टीवेशन करते हैं, हम जीरो लाइन तक करते हैं। दिक्कत यही होती है कि वो अपने क्षेत्र से उन टनल्स को खोदने देते हैं क्योंकि उन्हें घुसपैठ करानी है। टनल जब खोदते हैं उनका सिस्टम है, जैसे हमारा ये मेट्रो चलता है अंदर में, वो बिल्कुल उन्हें पता है खोदने के, एक तो साउंडलेस होते हैं और उन्हें पता है कितने फीट नीचे जमीन का और किस डायरेक्शन में जाता है और कहां से उठेगा। और हम बताएंगे जब ये जम्मू का फेंसिंग जब बना था, बोला था कि 150 गज के पीछे जम्मू का फेंसिंग जब बना, पठानकोट से लेकर के अखनूर तक 191 किलोमीटर में, आई वाज डीआईजी बीएसएफ जम्मू देन, हमें इतनी ज्यादा फायरिंग पराक्रम के टाइम पर वहां इतनी ज्यादा फायरिंग आता था, फायरिंग के टाइम पर ये फेंसिंग बनाया गया और फेंसिंग वहां बना कि हम एक अर्ध बंद बनाए, 18 फीट का बंद, और बंद का जो मिट्टी है हम अपने सामने पाकिस्तान के मिट्टी उठा करके हमारा बंद भी बना है। हमने 1 इंच जमीन नहीं छोड़े, गड्ढे बनाए उनका और उनके वहां पर जो है उन्हीं का मिट्टी डाल करके बंद बनाए। वो टाइम चला गया। एक बात बहुत अहम है, पाकिस्तान के आर्मी के इंजीनियर्स ये टनल डिगिंग में उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल। अगर पाकिस्तान आर्मी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तो वो टनल आतंकवादी नहीं बना सकते। आतंकवादी को ये इक्विपमेंट वही देते हैं और टोटल जो लॉजिस्टिक हेल्प भी नहीं, टोटल कार्य भी जो है पाकिस्तान इंजीनियर्स ही करते रहते हैं। जितनी और आजकल इक्विपमेंट जो है चाइनीज इक्विपमेंट उनके पास बहुत है। दूसरा नाटो वेपन्स भी, नाटो टेक्निकल इक्विपमेंट्स भी आ चुका है बिकॉज ऑफ टर्की आने के बाद, तालिबान होने के बाद अभी नाटो वेपन्स भी पाकिस्तान के साथ मौजूद है, उसको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, जिसके वजह से ये ड्रोन अटैक जो हो रहा है, ड्रोन में जो ड्रग्स आते हैं, वेपन्स आते हैं, टिफिन बम आते हैं, ये सब स्टेल्थ ड्रोन्स, नाटो मेड वेपन्स एंड चाइनीज मेड ड्रोन्स को काउंटर करने की टेक्नोलॉजी, क्या केवल आप उसे देखकर उसे शूट डाउन करें या कोई और आपके पास उपाय है? क्या बीएसएफ के पास और भी उपाय है? अभी हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं आई है, अभी तक तो हम विजुअल तरीके से ही, पर एक जो CIBMS कहते हैं, काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, उसके अंदर में अलग अलग तरीकों से ग्राउंड सेंसर्स हैं, अंडुलेटिंग जगहों पर देखने के लिए सेंसर है, ऊपर से देखने के लिए है, जो चीजें आपको यहाँ लाइन ऑफ साइट में नहीं दिखती ऊपर से तो उनमें ये सब चीजें इंटीग्रेट की जाएंगी और उनसे फिर हम ये सब डिटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर केवल पर्यटन के लिए आप सोच कर जा रहे हैं तो ऐसा मत समझिए, क्योंकि आपके सामने इस समय जो फोर्स खड़ी है वो दिन रात चुनौती का सामना कर रही है। एक बॉर्डर की बात नहीं है, ये राजस्थान से लेकर कश्मीर तक आप देखिए कि उस रेतीली बॉर्डर से जहां पर 50 डिग्री से अधिक तापमान हो जाता है तो कोई ये पढ़ता भी नहीं है कि तापमान कितना है, लेकिन उस भीषण गर्मी से लेकर उस कड़कड़ाती ठंड तक बीएसएफ के ये जवान तैनात रहे। बिल्कुल, ये आप राजस्थान, एक चीज आपने बताया 50 और 55 डिग्री सेंटीग्रेड, अब उसमें जो है शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स, हमारे जो फेंसिंग है आप देखेंगे पर्टिकुलरली बाड़मेर बॉर्डर में शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स एक दिन में हो जाता है, जो हमारे जो फेंसिंग है उसके ऊपर रेतीला पहाड़ हो जाता है
अब उसको निकालना पड़ता है, अदरवाइज वो बहुत इजी होता है क्रॉस करने के लिए। जैसे होता है कि एलओसी में जब स्नो ज्यादा हो जाता है तो लैंडस्लाइड होता है, तो वो जितना वहां पर फेंसिंग है वो अंदर चला जाता है, दैट इज द टाइम दे पेनिट्रेट। और यहाँ पे भी राजस्थान में वही टाइम है जो पेनिट्रेट करते हैं जब यहाँ पर रेत का पाटिला जो होता है वो इसके ऊपर आ जाता है, इसलिए वहाँ इक्विपमेंट भी अभी जरूरत पड़ गया और रहता भी है तुरंत उसको निकालने। एक चीज मैं आप दोनों से जानना चाहती हूँ, भले ही राजनीतिक विवाद इस पर बन गया, लेकिन आपकी अपनी राय उस 50 किलोमीटर के दायरे पे कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं वहां 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र रहेगा, इस पर आपके विचार? मेरा विचार पहले अगर हम कहें तो एनेबलिंग प्रोविजन है तो ठीक है, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पहली चीज तो हमारा जो एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले पंजाब में, राजस्थान में 50 था, गुजरात में 80 था, पंजाब में 15 था और ईस्ट साइड में 15 किलोमीटर्स का था, एक्सेप्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिनमें पूरा था। वो जब 1969 में हमारा एक्ट और रूल्स बने, उसमें गवर्नमेंट ने सोचा कि बीएसएफ को कुछ पावर्स देनी चाहिए जिससे कि वो अगर चेज करना पड़े, चेज करके लोगों को पकड़ ले। उस समय में पुलिस प्रेजेंस उतनी नहीं थी वहां पर, पॉपुलेशन डेंसिटी उतनी नहीं थी, तो उस समय ये सोचा गया कि 15 किलोमीटर इन जगहों के लिए एडिक्वेट है। परंतु आज मेरा विचार है, ये मैं पॉलिटिक्स में इसमें बिल्कुल नहीं जानने वाला, जब ये आज की डेट में पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी बढ़ चुकी है, पुलिस जैसे हमारी प्रोलिफरेशन हुई है, हम 1977 में 70 बटालियंस थे, आज हम तकरीबन 200 बटालियंस हैं, तो हमारी प्रोलिफरेशन हुई है, उसी तरह से पुलिस की प्रोलिफरेशन हुई है, उनकी डोमिनेशन बढ़ी है, उनकी पेट्रोलिंग भी बढ़ी है। तो मेरे विचार में, और सेकेंडली जो बॉर्डर को कंट्रोल करने में, बॉर्डर को मैनेज करने में, बॉर्डर को गार्ड करने में हमारे जवान को 14-14 घंटे, 16-16 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। तो रैशनली थिंकिंग उस जवान को निकाल कर पीछे ले जाना बहुत मुश्किल होगा। मेरा ये सोचने का सुध साहब सही बताए। गवर्नमेंट जरूर बना दिया 50 किलोमीटर, जहां पर हमारा असम और बंगाल और पंजाब जो है 15 किलोमीटर से 50 कर लिए। मैं एक चीज ये बता रहा हूँ, राजस्थान में जो 50 था और गुजरात में जो 80 किलोमीटर था, क्या बीएसएफ कभी ये 50 और 80 किलोमीटर के अंदर जाकर के कोई ऑपरेशन किया है? ये नहीं है। मैं मानता हूं सुध साहब के साथ, लेकिन कर सकते हैं, जरूरत पड़ सकता है, जरूरत अभी पड़ रहा है ड्रोन्स के लिए। और अगर इसके लिए गवर्नमेंट अगर ये बना है, ये सब जगह 50 किलोमीटर कर दिया है, यहाँ हमको लॉजिस्टिकल पावर चाहिए, नॉट ओनली लॉ, इसी जितना लॉ इक्विपमेंट वो आप दे दीजिए, लेकिन लॉजिस्टिक्स कहाँ है बीएसएफ के पास? You require that power to prosecute that person and take it to the court. जो बीएसएफ के पास ये पावर नहीं है कोर्ट में चालान करने के लिए, ये पावर बीएसएफ को चाहिए। दूसरा, जो बीओपी का स्ट्रेंथ आपका प्लेटून स्ट्रेंथ होता है, कहीं कहीं कंपनी स्ट्रेंथ होता है, जो कि 15 किलोमीटर तक डील करते हैं, और बीओपी टू बीओपी डिस्टेंस 7 किलोमीटर टू 8 किलोमीटर होता है, लेकिन जम्मू में जो है 5 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर होता है। अब इसको अगर 50 किलोमीटर आप खींच लेंगे, दैट मीन्स आपको 3 टाइम्स स्ट्रेंथ चाहिए, अदरवाइज इसको कवर नहीं कर सकता है। उसी मुताबिक आपको लॉजिस्टिकल इक्विपमेंट्स भी चाहिए। तो इसलिए हाँ, केसेस के मुताबिक अगर उसके साथ जैसे ड्रोन्स आ रहा है, अब ड्रोन्स को इन्होंने आइदर एमएमजी में, और उन्होंने वहां पर लोरस लगा करके एमएमजी लेके उसको ट्रेस कर रहे हैं, उसके पीछे जा रहे हैं। दैट इज अनदर थिंग दैट यू कैन पेनिट्रेट, यू capture that person, then you contact the police. In such cases, you can penetrate 50 kilometers, maybe you can go 100 kilometers. But if you, अगर आपका 50 किलोमीटर का परमानेंट जुरिस्डिक्शन हो जाएगा, ये बीएसएफ को 3 गुना करना पड़ेगा। इसको ऐसा नहीं कर सकता गवर्नमेंट, और इम्पॉसिबल टास्क है बीएसएफ के लिए करने के लिए। लेकिन ये तो आप लोगों के केवल इनेबलिंग प्रोविजन है, कोई आपसे लोकल पुलिसिंग की ड्यूटी थोड़ी करा रहा है, कोई आपके कह भी नहीं कभी नहीं कर रहा है। नो, लोकल पुलिसिंग करनी है। आप देख लीजिए हमारा, यू गो टू उड़ीसा, यू गो टू छत्तीसगढ़,
ये सब जगह जो है बीएसएफ को, सीआरपीएफ को पावर मिल चुका है। और कश्मीर में आप देखिए, पूरे के पूरा स्टेट में, होल स्टेट में बीएसएफ और सीआरपीएफ और आईटीबीपी ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर उसी मुताबिक अगर यहाँ पर आप चाहेंगे तो आपको और दूसरी बात, क्या आपको चाहिए, क्या आपको वो पुलिसिंग पावर या प्रोसिक्यूशन पावर आपको चाहिए? बीएसएफ को जरूरत नहीं है, और बीएसएफ को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और पुलिसिंग पावर देना कोई जरूरत नहीं है। जब जरूरत पड़ेगा, कश्मीर में अभी श्रीनगर में बीएसएफ को अगेन डिप्लॉय कर दिया गया, तो आपको जरूरत पड़ेगा, आप दे दीजिए बीएसएफ को वहां पावर। नक्सलाइट्स एरिया में, जो एलडब्ल्यू एरिया में दिया गया है, तो वहां पर जरूरत पड़ा तो आप दे दीजिए। अब अगर पंजाब में सिचुएशन खराब हो गया तो उस टाइम पे आप बीएसएफ को पावर दे दीजिए, फिर विड्रॉ कर दीजिए। लेकिन परमानेंट अगर 50 किलोमीटर देंगे, वो बीएसएफ उसको नहीं कर सकता है, इम्पॉसिबल। एक चीज और कहना चाहता हूँ, नहीं हो सकता है कि बीएस ड्रोन वगैरह का जो खतरा है बॉर्डर पे है ना, तो हमें यू रादर स्ट्रेंथन बॉर्डर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जिससे कि हम उनको इंटरसेप्ट कर ले। हमारे को एंटी ड्रोन टेक्निक्स मिले, हमारे को टनल डिटेक्शन टेक्निक्स मिले, जिससे कि हम उसको फर्स्ट लाइन में ही रोक सके।